नेक्स्ट सवाल है कि एक एलएलपी रजिस्टर्ड है और उसके जो दोनों पार्टनर्स हैं वो कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड है। तो सर सवाल ये है कि क्या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एलएलपी में शेयर होल्डर हैं उनको जब एलएलपी के टैक्स के बाद रकम मिलेगी वो टैक्सेबल है कि नहीं, या उनको डिविडेंड मिलेगा, या उनकी एलएलपी में टैक्स ट्रीटमेंट कैसी होगी और कंपनी को जब शेयर मिलेगा उसकी टैक्स ट्रीटमेंट कैसी होगी? वैसे तो एलएलपी के लिए कोई स्पेसिफिकली एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है वो उसके लिए हमारे ऑर्डिनेंस में अभी प्रॉपर कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक कंपनी नहीं है ना उसका क्योंकि शेयर कैपिटल नहीं है तो उसको ट्रीट जैसे फर्म का कंसेप्ट भी ख़त्म कर दिया गया है तो कंपनी की डेफिनेशन में वो फॉल नहीं करती तो उसको हम एज ए एओपी ट्रीट करेंगे तो कि वो एओपी है। अब एओपी के लिए जो जनरल रूल जो है जो फर्म के पहले फर्म अलहदा होती थी एओपी अलहदा होती थी, अब कंबाइन करके उसको एओपी ट्रीट किया गया कि फर्म भी एओपी का ही पार्ट है। अब हमने फर्म या एओपी के लिए देखना है कि उसमें नेचुरल पर्सन जो है वो उसके पार्टनर हैं या कोई एसोसिएशन या कंपनी या कोई दूसरे लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस तरह कंपनी है तो वो उसके पार्टनर हैं, तो उसमें क्या कैसे ट्रीटमेंट होगी, टैक्सेशन किस तरह होगी। नंबर वन तो जो एओपी है तो एओपी के लिए जो टैक्सेशन की ट्रीटमेंट है जो नॉर्मल टैक्सेशन है जिस तरह होती है जैसे कंपनी या इंडिविजुअल एओपी के लिए फर्स्ट रूल में रेट गिवन है कि सैलरी के अलावा बिजनेस इंडिविजुअल के रेट है वो रेट के मुताबिक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस सोर्स, आप कैपिटल गेन और अदर जो हेड है उसके मुताबिक उसकी टैक्सेशन होगी। और जो फर्म के लिए जो स्पेशल एओपी के लिए स्पेशल रूल्स हैं वो ये है, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था 21 हमने सेक्शन पढ़ा था तो उसमें एक था कि ये जो अमाउंट ऑफ सैलरी या बोनस या कमीशन पार्टनर को दिया जाएगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अगर खोलें देख लें एक दफ़ा फिर सेक्शन कौन सा? 21 जो डिडक्शन नॉट डिविजिबल। तो जो आम हालात में कंपनी को जो सैलरी होती है डायरेक्टर की या दूसरों की या कमीशन फीस या होता है डिडक्शन नॉट डिविजिबल सेक्शन 21 उसका सब सेक्शन सब 6 से 7 तक देख लेंगे। कंपनी की तारीफ में नहीं आएगी एलएलपी जो है एलएलपी क्योंकि बेसिकली ये एओपी ही है, फर्म ही है, इसको एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि लायबिलिटी उन पार्टनर की लिमिटेड होगी, अदरवाइज ड्राइंग प्रॉफिट सारी चीज़ें उसी तरह ही होंगी, कैपिटल भी उसी तरह ही होगा। और इसको स्टेटस जो है समझे कि एक पार्टनरशिप को उस तरह ट्रीट किया जाएगा। आगे आगे चलें आगे ये लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डेट ब्रोकरेज कमीशन सैलरी आर अदर पेड बाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू ए मेंबर ऑफ एसोसिएशन। अब मेंबर ऑफ एसोसिएशन जो है वो इवन दो एज ए सैलरी लेगा तो ड्राइंग ही समझी जाएगी, प्रॉफिट उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न लेगा वो प्रॉफिट ऑन डेट नहीं समझा जाएगा, वो एज ए फाइनेंशियल एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा। कोई ब्रोकरेज कहें कमीशन कहें तो वो चीज़ें उसको डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर रेंट है उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है तो वो रेंट उसको डिविजिबल है। इन चीज़ों के अलावा बाकी कोई एक्सपेंस है तो वो अगर या कोई उसने कोई चीज़ दी है उसके एसेट यूज़ हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में या कंप्यूटर उसने दिया हुआ है उसकी रेंट पे है दिया हुआ है तो वो वाले रेंट शेंट जो है प्रॉपर्टी या एसेट वो हो सकते हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली है फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज कंपेयर टू कंपनी ये वाली चीज़ें जो है जो कंपनी में डायरेक्टर जो है उसकी सैलरी दूसरी चीज़ें डिविजिबल होती हैं और यहाँ डिविजिबल नहीं होती, वहाँ इसलिए प्रॉफिट कम हो जाता है और अल्टीमेट प्रॉफिट कम होके वापस आता है डिविजिबिलिटी पे। यहाँ एज कंपेयर टू एओपी जो है उसमें उसका प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। ये आपने क्लेम भी किए हैं तो एड बैक करना पड़ेगी। पहले
मैं सवाल को थोड़ा रीशेप कर दूं। जी जी। जो स्पेसिफिक सवाल वो करने लगा मैं उसको, पहले इसको एओपी को समझ ले, एओपी के बाद उसका आंसर आ जाएगा कि कंपनी और इसमें क्या फर्क है यहाँ इंडिविजुअल। आप सेक्शन 92 खोल लें, उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर है। फिर कंपनी की हम डेफिनेशन देख लेंगे, फिर उस इन तीनों सारों को मिलाएंगे तो आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद एलएलपी एक्ट जो है उसको भी पढ़ लेंगे कि एलएलपी एक्ट के जो है कंपनी एक्ट है या एलएलपी अलग है। An association of person shall be liable to tax separately from the member of association, and where association of person has paid the tax, the amount received by the member of association in the capacity as a member out of income of the association shall be exempt from tax। अब जो एज ए मेंबर इंडिविजुअल है, जो पार्टनर, जब एसोसिएशन टैक्स दे देगी तो उसने टैक्स नहीं देना, उसकी इनकम में वो फिर एज ए ऐड होगा। उसको आप आगे फिर देखेंगे कि किस हद तक एग्जाम्प्ट है, उसकी एवरेजिंग का एक रूल है, 88 सेक्शन है। आगे ये पढ़ लें, इसमें आपका आंसर है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट इफ एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज ए कंपनी, the share of the such company or companies shall be excluded for the purpose of computation of total income of the association। जब आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे होंगे, एड लेस करने के बाद आपने कहा जी ये प्रॉफिट आ गया, अब प्रॉफिट में से जो शेयर बनता है कंपनीज का वो पहले निकाल देंगे। तो निकाल के तो वो कंपनियां अपने प्रॉफिट में इनकम फ्रॉम बिजनेस अलहदा शामिल करके अपने रेट के मुताबिक टैक्स देंगी। क्लियर। तो यहाँ आप रिमेनिंग प्रॉफिट रह जाएगा, वो बाकी शेयर होल्डर बाकी मेंबरों का होगा, मेंबरों पे उस पे एओपी कंपनी एओपी जो है वो टैक्स दे देगी और अपने एग्जेम्प्ट क्लेम कर लेगी। क्लियर जी। अब कंपनी में क्या, यहाँ से निकल के वो कंपनी में चला गया और कंपनी अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड करेगी और जो बाकी इनकम में ऐड होके जो कंपनी पे रेट लगते हैं उसके मुताबिक वो फिर कंपनी अपनी टैक्सेशन देगी। फर्दर 113 सेक्शन भी खोलें। टर्नओवर का टैक्स, टर्नओवर की डेफिनेशन में लास्ट देखें, मेरा सब सेक्शन 5 होगा आखिरी, टर्नओवर की डेफिनेशन। आखिरी देखें, डी, कंपनी शेयर ऑफ अमाउंट स्टेटेड अबव ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच द कंपनी इज ए मेंबर। टर्नओवर में ये ऐड होगा, ठीक है ना। अब टर्नओवर के टर्नओवर भी लगेगा इसमें, नॉर्मल जो ये मैं समझे सेल समझ लें, ठीक है। टर्नओवर में होगा एक्सपेंस, बाकी जो होंगे फिर लेस होंगे, इस पे टर्नओवर के लिए भी इसको ऐड किया गया। नहीं तो एज ए प्रॉफिट नहीं है कि प्रॉफिट आया या शेयर प्रॉफिट आया फ्रॉम द नेट प्रॉफिट कंपनी का, उसके अंदर जैसे डिविडेंड ऐड करते हैं उसमें ऐड कर लिया। हमने कहा भी टर्नओवर तो ये है ही नहीं, इसमें तो टर्नओवर नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसलिए टर्नओवर में कोई समझ लगी कि नहीं, ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं, जैसे कि एओपी से भी शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, जैसे कंपनी है तो वहां से डिविडेंड आ गया, या डिस्पोजल किया तो शेयर से बेनिफिट आ गया, ठीक है ना। वो प्रॉफिट भी नहीं है, इसको प्रॉफिट फ्रॉम एओपी भी नहीं है, ये एज ए टर्नओवर है, आपकी सेल ट्रेड होगी, सेल ट्रेड होके टर्नओवर में भी ऐड होगा। लिख लें जहां मर्जी, इसको ऐसे लिख लें, एंड पे भी लिख लें, शेयर फ्रॉम एओपी एबीसी जो भी है लिख लें, लेकिन जब टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट को भी आप उसमें शामिल करके टर्नओवर होगा। ठीक जी। अब कंपनी की डेफिनेशन देख लें। क्वेश्चन आंसर से बोर तो नहीं हो रहे? नहीं अच्छे वैसे तो उसके अंदर भी कंपनी का कहीं जिक्र नहीं है। एलएलपी का क्या मतलब है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ, तो उसमें कंपनी कहाँ से आ गई? नाम से भी वो कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप की लिमिटेड लायबिलिटी है। वो वैसे भी आप एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि ये पार्टनर जैसे माइनर नॉट लायबल टू लॉसेस,
तो माइनर अदरवाइज भी पार्टनरशिप के लॉ के अंदर ही लिखा हुआ है। अगर आप एग्रीमेंट में लिख लेते हैं कि ये लायबल टू ये ने इसे आज तक लायबल करना है या इसका इतना प्रॉफिट है, कैपिटल इतना होगा, डिफरेंस इतना होगा, तो उसके मुताबिक आप किसी की लायबिलिटी लिमिटेड कर सकते हैं। तो इसलिए वो कंपनी की डेफिनेशन में तो है ही नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे पार्टनरशिप एक्ट में फर्म की रजिस्ट्रेशन होती है तो उसके लिए एक अलग लाभ बना दिया गया है, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ना कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। तो इसलिए भी डेफिनेशन देख भी लें तो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कैसे ला सकते हैं, जबकि उसके लिए एक अलग स्टैच्यूट बनाया गया है। जिस तरह फर्म है उसमें फीचर कंपनी वाले हैं, कुछ फीचर वो मिक्सचर है, कुछ फीचर कंपनी वाले हैं, कुछ फीचर पार्टनरशिप वाले हैं। पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, एक है तो टैक्सेशन के डिफरेंस है, एक जो लीगली वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है और उसमें वो इंडिपेंडेंट जो मैनेजमेंट है या शेयर होल्डर है इंडिपेंडेंट होते हैं और वहां से वो शेयर लेते हैं, शेयर पे उनको डिविडेंड मिलता है। ये पार्टनर जो है वो एक दूसरे के लिए लायबल होते हैं, उनकी पर्सनल लायबिलिटी जो है, पर्सनल एसेट जो है वो भी अगर लॉसेस फॉर्म में हो तो लायबल होते हैं, यहाँ लायबल नहीं होते। लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट होता है कि कंपनी की सिचुएशन में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जितने आपने शेयर लिए, वो टू दैट एक्सटेंट आप लॉसेस हो जाए, आप डिसॉल्व हो जाए, तो जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है इन द शेयर टू दैट एक्सटेंट आप लायबल है। उसके अलावा लायबिलिटी बढ़ जाए किसी वजह से तो आपके पर्सनल एसेट जो पर्सनल एसेट जो है वो उसके लिए लायबल नहीं होंगे और पर्सनली भी आप लायबल नहीं होंगे, तो आप एज ए शेयर होल्डर टू दैट एक्सटेंट लायबल होंगे। पार्टनरशिप में आप लॉसेस होंगे टू द फर्म तो आपके पर्सनल एसेट जो है वो भी उसके लिए इंक्रोच होंगे और आप जॉइंटली सेवरली विद अदर पार्टनर उनके एक्ट के भी आप लायबल होंगे। तो इसलिए टोटल लॉसेस के आपसे भी जॉइंटली सेवरली का मतलब आपसे भी लिए जा सकते हैं, मिला के सबसे इकट्ठे भी लिए जा सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब इन बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ये अब वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अब उसका एक मिक्सचर बनाया गया कंपनी के फीचर का और उसका और बना के उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना दिया गया कि वहां आपकी लिमिटेड लायबिलिटी, बाकी चीजें उसी तरह पार्टनरशिप की तरह चलेगी, प्रॉफिट लॉस ये वो, और लायबिलिटी एक्ट के तहत रजिस्टर करा के वहां पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, बाकी उसी तरह कैपिटल उसी तरह ड्राइंग वही रूल रेगुलेशन। क्लियर? सर मेरा क्वेश्चन 45A के रिगार्डिंग है, वो जो रिड्यूस रेट वाली विदहोल्डिंग है, अभी पीछे देखा ना, रिड्यूस रेट ऑफ विदहोल्डिंग 45A, अच्छा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये एक खत्म कर रहे हैं, ये हमारे वाला खत्म हो गया, कभी है कंपनी की डेफिनेशन देखने की जरूरत है। अच्छा चलो ठीक, कर सकते हाँ सर उसमें वो जो 5 दोबारा खोलेंगे 45A जी सर, इसमें ये लिखा है कि ये 5 सेक्टर्स के लिए 153(1) एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि 1% है विदहोल्डिंग है, अगर मैं जी ये तो नॉन एप्लीकेबल तो नहीं लिखा हुआ। 1% हाँ, विद होल्डिंग टैक्स जो है अगर आप सप्लाई करेंगे, सेल करेंगे, सर ये हो गया है। हाँ बाकी मेरा क्वेश्चन आ गया है, मैंने सर्विस दी, मेरा 1% विद होल्ड हो गया, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। अब जब मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, वैसे तो मेरा 10% हर जगह पे कट रहा है, यहाँ पे मेरा इस सेक्टर को सर्विस देने से 1% कटा। क्वेश्चन ये है, मेरी लायबिलिटी तो उसी तरह ही निकलेगी, डिफरेंशियल क्या मुझे रिटर्न के साथ बिल देना पड़ेगा, ये 1% की या सेपरेट टैक्सेशन होगी क्या? मैं अपने एंड से क्वेश्चन कर तो आपका ही है ना, आप इस सेक्टर को सर्विस दी नहीं देना पड़ेगा भाई, 13 की हद तक आपके ऊपर आएगा। ये तो मिनिमम है ना, ये सुन चलो मैंने सर सर्विस दी इन्होंने 1% काट, अब मैं दूसरी कंपनीज को सर्विस दे रहा हूँ, मेरा 10%। ठीक है, सर्विस में बहुत से रेट है, जी जी फ्रेट पे और है, स्पेसिफाइड सर्विस पे और है, सर मेरा 10%। एक आप अगर वो है नॉन एक्टिव तो डबल है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? यहाँ इस सर्विसेज पे जो ये दिए इनको उसमें एक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो अपनी आपने सारी सर्विसेज पे अलग-अलग है ना आपके रेट, तो वहाँ पे तो ये क्लब ही होंगे ना सारा, हैं? तो सारे ही क्लब होंगे, सारा क्लब हो गए, तो इसका मतलब लेकिन एक सर्विसेज है आपने सपोज आईटी दे रहे हैं, उसमें कितना डिडक्शन है सर वहाँ पे सर बताया ना? 3% है, हाँ, तो एक अदर देन स्पेसिफाइड कर रहे हैं उसमें कितना है? फिर नॉर्मल है 8-10%। हाँ, तो दोनों मिक्स हो गए, तो तीसरा ये भी मिक्स कर ले, क्या फर्क पड़ेगा? मिक्स हो गया, मैं सर वही अपनी लायबिलिटी कैलकुलेशन पूछना चाह रहा हूँ ना, कैसे कैलकुलेट होगी। हाँ, मेरी तो सर्विसेज है, टोटल प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट पे एक टैक्स निकलेगा,
तो उस पर ये मिनिमम हो गए, ये रेट के मुताबिक। वहाँ पे 1B में विद होल्डिंग एजेंट का वर्ड है ना, वहाँ पे ये तो नहीं है कि अगर ये विद होल्डिंग एजेंट वाले सेक्टर है तो इस तरह होगा। मेरी बेटा और वहाँ है रेट, रेट है विद होल्डिंग के लिए। रेट क्या है? रेट गिवन इन द शेड्यूल, ठीक है ना। अब शेड्यूल में रेट एक है, वो जर्नल है। अब यहाँ रिड्यूस रेट, यहाँ जो जनरल रेट है उनको अगले जो पार्ट 2, 3 है वो रिड्यूस कर सकते हैं, उन्हें रिड्यूस करके 0 भी कर सकते थे, ठीक है। 0 कर देते, फिर क्या करना था आपने? फिर 0 मिनिमम था। सर मैंने तो प्रॉफिट पे सारा पे टैक्स देना था, इसका मतलब डिफरेंशियल तो फिर भी मुझे पे ही करना है। तो डिफरेंशियल तो बेटा आपने अगर मिनिमम है तो करना ही है विद होल्डिंग। देखे ना, देखे ना, विद होल्डिंग या मिनिमम होता है या फाइनल होता है या एडजस्टेबल होता है। आपकी सिचुएशन में आपकी सर्विसेज है तो आपका क्या है? मिनिमम ना तो आपका 20% मिनिमम है, ठीक है ना। अगर आप उसमें नहीं है तो 20 तो नहीं है ना, किसी वो 10% है। अगर आप 10 वाले हैं तो कुछ सर्विसेज जिन पे 10 लगता है 10 मिनिमम है, जिन पे 3 लगता है 3 मिनिमम है, जिन पे आपका 1 लगता है 1 है, जिस पे आधा लगता है आधा है। तो आप क्या करना चाहते हैं? 10 मिनिमम करना चाहते हैं? लेकिन सर इसी में है कि जिस पे 1 है या 0.5 है और उस 113 से देखें करना पड़ेगा। विद होल्डिंग पहले मिक्स ना करें, मिनिमम के साथ आप क्यों विद होल्डिंग को करते हैं? भाई पहले लायबिलिटी निकलती है, लायबिलिटी के बाद टैक्स क्रेडिट लेस होते हैं, उसके बाद ये टैक्स क्रेडिट, ये वाले जो टैक्स पेड हैं ये एडवांस टैक्स 3 किस्म के हैं जो आपने एडवांस किए। एक 147 में जो आपने खुद जमा कराए सेल्फ डिपॉजिट, एक है थर्ड पार्टी जो आपके रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, साथ उसने आपसे जब आपसे पैसे ले रहा है कोई एक्सपेंस या कोई चीज़ उसने कलेक्ट कर ली है आपसे। एक वो है वो पेमेंट आपको कर रहा है तो आपका विद होल्ड कर लिए। अब तीनों का मिक्सचर आपने बनना है। 47 वाला तो डायरेक्टली एडजस्टेबल है। अब ये दूसरे 2 हैं जो कलेक्शन वाला या डिडक्शन वाला, इनकी आगे 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, एक एडजस्टेबल है, एक फाइनल है और मिनिमम है। ये आपने टैक्स में उसके मुताबिक ट्रीट करेंगे। लायबिलिटी तो आपकी ऊपर आ गई है, या फाइनल हो जाएंगे या उसमें जहाँ कहीं आ जाएंगे। एक्सेस होंगे तो आपको अगर विद होल्डिंग होना था 1 आपका हो गया 5 तो डिफरेंशियल आपको आप क्लेम कर सकते हैं। एक्सेस आपका होगा वो एडजस्टेबल भी होगा, एक्सेस होगा तो रिफंडेबल भी हो जाएगा। इसको कंफ्यूजन तो कोई मेरा हाल है नहीं। सर अगर मल्टी विद होल्डिंग है तो मल्टी है ना, मल्टी एक 10 हो गया है कि 3 में भी अगर 15 सर्विसेज हैं। सर ये ओके हो गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अगर टाइम है बिल्कुल क्वेश्चन के लिए शुरू तो हमने आगे करना था, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस और वो आगे चलना था। नहीं इससे रेलेवेंट है तो जरूर करें। ये है कि मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ, गुड्स भी कर रहा हूँ, मेरा मिनिमम टैक्स भी कटा हुआ है और मेरा एडजस्टेबल टैक्स भी कटा हुआ है। एडजस्टेबल वाला एडजस्टमेंट डाल देंगे, मिनिमम वाला मिनिमम में, फाइनल वाला फाइनल में। जी दोनों टैक्स मेरे कटे हुए हैं। आगे मैंने लायबिलिटी भी निकाली, मेरे पे सुपर टैक्स भी अप्लाई हो गया। क्वेश्चन ये है कि अब सुपर टैक्स वाला के अंदर भी प्रोरेटा एडजस्टमेंट्स होगी जो विद होल्डिंग है, या पहले मिनिमम टैक्स की एडजस्टमेंट होती है या पहले एडजस्टेबल की होती है? प्रायोरिटी क्या होगी? बेटा जो है ना सुपर टैक्स, उसके लिए अलहदा उन्होंने दिया हुआ है कि आपने इनकम कैसे कैलकुलेट करनी, उसका इससे कोई तल्लक नहीं। मैंने लायबिलिटी निकाल ली, वहाँ पे 5 करोड़ है। पहले इनकम होगी ना, पहले इनकम डिटर्मिनेशन होगी, वहाँ इम्प्यूटेबल का रूल भी होगा, वो 4A है या 5 है, जो उसके तहत आप इनकम कैलकुलेट करेंगे उसकी लायबिलिटी निकल आएगी, वो अलहदा आ गई। यहाँ इनकी ये लायबिलिटी नॉर्मल इनकम वाली अलहदा लायबिलिटी है, वर्कर वाली अलहदा लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी अलहदा निकलते जाए। जहाँ कहीं मिनिमम होगी वो मिनिमम होती जाएगी, जहाँ कहीं फाइनल है वो फाइनल वाली होती जाएगी। ये मेरे पास टैक्स बच गए, विद होल्डिंग मेरे पास बच गई, सुपर टैक्स के अगेंस्ट मेरी क्या कोई प्रायोरिटी है कि पहले मिनिमम टैक्स एडजस्ट होगा फिर एडजस्टेबल होगा? अच्छा उसके लिए प्रायोरिटी का एडजस्टमेंट है ना, वो सेक्शन 4 है। 4 खोले यार, इसको तो आ दे 4 और 168 चार्ज ऑफ टैक्स, ये वे टैक्स लाओ ये 3 जो है 3 में क्या लिखा हुआ है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट सर हो गया मेरा, इसमें नहीं ना आता है? इसमें
में नहीं आता, आगे देख लें। फॉरन कहाँ है? पहला 3 है ना, टैक्सेस 3 को बढ़े ना बेटा, इन द फॉलोइंग मैनर। जी जी। ये मैनर है ना इसमें, फॉरेन टैक्स से नीचे अगले आए, फिर ये टैक्स क्रेडिट होंगे, फिर ये टैक्स क्रेडिट होंगे, ये सीक्वेंस चलेगा। अब मेरे इसी में ये मैनर ये होंगे टैक्स क्रेडिट जितने भी, ठीक है। अब फर्दर देखना है, फर्दर देखना है तो 168 खोल लेंगे। उसमें 147 ये वो दूसरे सारे पूरा चैप्टर ही लिखा हुआ था कि कौन से चैप्टर वाले आने, वैसे मसला उसी से रिजॉल्व होता है। 168 है ना, 168 में फर्दर देखना है कि मेरा मिनिमम भी है, एडजस्टेबल भी है है। वन क्या 168 में बाकी सारों का जिक्र आएगा ना। नहीं, उसमें भी सारे पूरा चैप्टर के टैक्स दिए हुए हैं कि इस चैप्टर में जितने भी टैक्स क्रेडिट हैं। पूरे चैप्टर में 153 1A भी आ रहा है ना, B भी आ रहा है, तो तो मेरे तो क्वेश्चन ये है कि 1A का भी कटा है, 1B का भी कटा है, प्रायोरिटी पे कौन सा एडजस्ट होगा, मेरा क्वेश्चन ये है। ये मिनिमम और फाइनल वाले तो होंगे नहीं सुपर टैक्स में, हैं सुपर टैक्स में भाई, जो हो आपका रिफंड बनेगा वो एडजस्ट होगा ना, मिनिमम और फाइनल तो नहीं उधर एडजस्ट होगा। मिनिमम तो आपने मिनिमम की लेके फारग हो जाएगा, नहीं समझे। मिनिमम तो अपनी इनकम लेगा, अपना टैक्स देगा, सेपरेट हो गया, उसको तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, उससे कोई एक्सेस है डिडक्शन हुआ तो वो अवेलेबल रह जाएगा। फाइनल टैक्स वाला भी अपनी इनकम ली और अलहदा जितना बनता है वो हुआ, एक्सेस है तो वो अलहदा आ जाएगा। फिर आपका आ गया नॉर्मल वाला, नॉर्मल में आपने कोई नॉर्मल लायबिलिटी बनी है और नॉर्मल में कोई डिडक्शन हुआ है एडजस्टेबल, वो एक्सेस है तो तीनों ऐड हो गए। अब तीनों ऐड हो गए तो आपके उधर चले जाए, कोई नहीं समझ है को है पल्ले पड़ा है कुछ कि नहीं। अब तीनों को अलहदा कर लेना, एक नॉर्मल है एक मिनिमम है। सर आगे भी चीजें लंबी डिबेट हो जाएगी, ठीक है, तो ये बाद में आपसे कि भाई बता ना, अभी बता रही है क्या बाद में करना है, या क्वेश्चन करो ना या फिर करो। 153 1B में वो कहते हैं कि मिनिमम टैक्स कैरी फॉरवर्ड होगा 3 साल के लिए स्पेसिफाइड सेक्टर्स का। जी कितने पढ़ो जी, कितने पढ़ा है 94 क्लास के तहत 153 1B में वो कहते हैं कि अगर मिनिमम आपका एडजस्ट नहीं हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। किधर है देखते हैं ना, 153 है कि ओमिट हो गई, आप ओमिट हो गए तो फिर पुराने रखे ना, फिर अब का देखे ना। अब है इसमें नहीं है ना बेटा, इसमें नहीं, यहाँ है तो बताए। नहीं यहाँ पे नहीं। पुराना क्वेश्चन तो पुराने सालों में करें ना। लेकिन एक सर 94 क्लास में लिखा है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 153 शैल नॉट। बेटा दैट वो कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है, क्या होगा किस तरह होगा, ठीक है ना। नहीं आपकी इंटरप्रिटेशन ज्यादा, मेरी इंटरप्रिटेशन तो फिर होगी ना, पहले उसको हम पढ़ेंगे देखेंगे किसमें कौन। बस दिखा दें यार, बस वो सबसे क्वेश्चन वो 10 दफा तो डिस्कस की हुई है बेटा, नहीं वो डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, कोर्ट ने डिटरमिन करना है। अब कोई जजमेंट आई है मेरा कराची हाई कोर्ट, कौन से पार्ट की? ये जो अब पार्ट 1 में है ना, ये जो सर्विसेज के रेट हैं, सर्विसेज के रेट कहाँ हैं, फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में खोलें, वो 95 को वहाँ ले आए हो। नहीं मैं क्लास को इंटरप्रेट करना का पूछा था, वहाँ पे वर्ड 94 एक मिनट बताइए। तो वो भी मिट गई हैं, क्या हो तो वो भी मिट गई, तो मोट हो गई, पता नहीं किधर गई। सर फिर उसका पहला 79 वाला ना खोल लें, नहीं हुआ हुआ 79 वाला ना एक्ट खोल लें। 94 अच्छा नहीं सिर्फ वो पहली लाइन को इंटरप्रिटेशन आपसे समझनी थी, ये पहले ही डिस्कस हो गई। ये तो अपडेटेड है, सबमिट हो गया। ये नीचे 94 है ना सर, ये वर्ड लिखा है बस, ये पहला सेंटेंस समझना। क्या द प्रोविजन ऑफ क्लास बी और प्रोविजन टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 153 शैल नॉट अप्लाई। हाँ, फॉर द पीरियड, मतलब है कि जो ये सेक्टर्स हैं इन पे ये अप्लाई नहीं होगी ना। पूरा पढ़ते हैं ना, कभी ऐसे नहीं होता है। लॉ शुड बी रीड एज ए होल, नॉट इन पार्ट और पीसेस, वो नहीं। अब आगे कोई कंडीशनें दी हो तो उसके मुताबिक है, ये तो नहीं कि वो मैं कहता नहीं ये बाकी ठीक है भाई अपने मतलब इस पूरे को आगे नॉट अप्लाई फॉर द पीरियड जुलाई 15 से लेके जून 19 टू ए कंपनी बीइंग फाइलर एंड एंगेज इन प्रोवाइडिंग रेंडरिंग, ये सेक्टर्स उसने बता दिया। अच्छा ठीक है, बैनर प्रोवाइडेड टैक्स पेएबल और पेड, ये सारे सेक्टर्स आ गए। ठीक है,
पीछे प्रोवाइडेड एट टैक्स पेएबल और पेड ऑन द इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विस शैल नॉट बी लेस देन 2% की कंडीशन है। क्या क्या है ये कंडीशन देखें। सर ये कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विस शैल नॉट बी लेस देन 2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ टर्नओवर। अच्छा, टोटल टर्नओवर जो आपकी 2% से ये टर्नओवर में आप गुड्स भी हैं और भी हजारों चीजें हैं, सारी ली जाएंगी। इसमें लिखा तो नहीं हुआ कि सिर्फ सर्विस से, दूसरी सर्विसेज भी मिलाएं, सारा भी आ गया, इसमें तो सारा कुछ ही है। तो दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है, क्या लिखा है दोबारा पढ़ें किधर बेटा। Provided that tax payable or paid on the income from providing or rendering a aforesaid subsidy shall not be less than 2% of gross amount of turnover from all sources। हाँ, अब ऑल सोर्सेज का मतलब अब इसकी दो इंटरप्रिटेशन है। ऑल सोर्सेज से एक तो ये ले सकते हैं कि जो सर्विसेज का सेक्टर है उसकी ऑल सर्विसेज, इन सर्विसेज के अलावा, ठीक है, इन सर्विसेज ये तो 15 सर्विसेज है, इसके अलावा भी जो सर्विसेज हैं जो इसमें फाल नहीं करती, जैसे प्रोफेशनल की सर्विसेज है या कोई दूसरी हैं, वो सारी ऑल सोर्स ऑफ सर्विसेज, उसका ये 2% टर्नओवर जो है उसका नहीं होना चाहिए। एक इंटरप्रिटेशन ये है। दूसरी इंटरप्रिटेशन है कि उसने ऑल इनकम, क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस अमाउंट, उसने ग्रॉस अमाउंट फ्रॉम हेड ऑफ इनकम सारों की आ जाएंगी। वो टर्नओवर की जो डेफिनेशन है वो टर्नओवर की सारी आ जाएंगी, और भी गुड्स की भी, एग्जीक्यूशन भी, और भी जितनी भी है सारों को बुला के उसका होगा तो फिर ये नहीं अप्लीकेबल, अगर होगा तो फिर ये अप्लीकेबल। हाँ, अब ये पूरी जब मीट होगी तो इसका मतलब है 153 एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो श्योर है नहीं, वो आगे फिर पढ़ लें, आगे कुछ नहीं है। कंपनी शैल फर्निश इररिवर्सिबल अंडरटेकिंग, ये भी हो गया था हैं, सर ये पूरा पढ़े ना क्लॉज। हां, प्रोवाइडेड फॉर द डेट टैक्स ईयर 19 द कंपनी शैल फर्निश इररिवर्सिबल अंडरटेकिंग बाय नवंबर 18 टू प्रेजेंट इट्स अकाउंट्स टू द कमिश्नर। अच्छा, ये क्या है वाला, ये क्लास है ना, क्या इसके साथ कंडीशन के साथ बताया कि इन सेक्टर्स को अगर आप सर्विस देते हैं और 2% ऑफ टर्नओवर देते हैं और अपना ऑडिट करवाते हैं तो 153 ये जो उसने कहा एप्लीकेबल नहीं हो, 153 का सबसेक्शन 3। हाँ, सब सही है, 3 नहीं अप्लीकेबल है, ये नहीं 153 1B नहीं अप्लीकेबल, 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, अब 3 में सर वो सर्विस सेक्टर के लिए कैरी फॉरवर्ड, वो 3 पढ़े फिर क्या है, वो क्या लिखा है दोबारा पढ़े, ये इससे मिस इंटरप्रेट ना करें, पहले सुन लेना। पहले इसमें एग्जम्पशन सेक्शन 153 1B की नहीं है, 1B की जनरल इंटरप्रेटर जो भी डिडक्शन के रेट है ना, जो फर्स्ट रूल में उसके मुताबिक डिडक्शन से होगी। क्या हो 153 में है ना, ठीक है, एक सुन लें पहले पूरी बात सुन लें कि इसमें 1B 153 का उसकी नहीं एग्जम्पशन, उसकी विद होल्डिंग जिस भी रेट पे फर्स्ट रूल में जो कुछ दिए हुए हैं उसके मुताबिक दिए, ठीक है। अब उसने कहा कि जो प्रोविजो है सब सेक्शन 3 का, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उस प्रोविजो अगर प्रोवाइडेड, वो प्रोविजो भी उस वक्त अप्लीकेबल नहीं है, वो इन सेक्टर में सर्विसेज हो और इन सेक्टर के जो ग्रास रेवेन्यू है ये वाला उसका कितने % हो, 2%। क्या लिखा दोबारा पढ़े है, ये सर्विसेज जो है टोटल का 2 से कम ना हो, ये 2 से ज्यादा होगी तो अप्लीकेबल, कम होगी तो फिर वो अप्लीकेबल हो जाएगा। सर अब 94 की जितनी कंडीशन थी सब मीट हो गई तो वहां पे कहता है सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, सबसे प्रीवियस है मेरा, ये सबसेक्शन 3 आ गया ना। हाँ जी, इसका क्या कहा था उधर दोबारा है, उसने लिखा था सबसेक्शन 3 और सेक्शन 153 क्लॉज बी, दोबारा करें, प्रीवियस कहा है कि पूरा ही कहा है, क्लॉज बी, उसने क्लॉज बी और सबसेक्शन 3 और सेक्शन 153 दोबारा पढ़ेंगे, उधर आए वापस, ये आ गया ना, ये वो आ गया पीछे भी नहीं, वो आ गया आगे बढ़ा सेकंड शेड्यूल में।
आप किताब खोल के पढ़ लें, किताब खोल के पढ़ लेना। किताब में तो होगी नहीं, क्या है? लिमिटेड में नीचे पढ़ अच्छा। ये इसके नीचे आ गया। ये देखें सर, क्लॉज बी सब सेक्शन 3 और सेक्शन 150। किधर है? ये नीचे 94। तो प्रोविजन ऑफ क्लास बी क्लॉज बी, ऑफ द प्रोविजो, हाँ जी, क्लास बी ऑफ द, उधर चले के प्रोविजो जो है, ये भी नहीं लिखा कि पहला प्रोविजो है दूसरा है। क्लास बी ऑफ प्रोविजो टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 53, प्रोविजो का भी देखे चल के उधर सबसे 1 नहीं है उसका, जी जी 3 का प्रोविजो की बी क्लास है, प्रोविजो की, ठीक है। ठीक है। 153 नीचे ओमिटेड नहीं होगा ये। हूँ तो क्लास ही होर हो गई होनी। नहीं, नीचे आ रहा होगा। नीचे नीचे आ जाओ। अब बी की तरह ये तो सारा को एप्लीकेबल हो गया। ये नीचे आ रहा सी बी है ही कोई नहीं। है। ये सर ओमिटेड है, ये नीचे आ गया बी, ये बी आ गया। लिमिटेड में पढ़ा। सर अब क्वेश्चन ये है कि ये हाँ जी, इसी के क्वेश्चन। हाँ, ये द टैक्स, इसमें उसने क्या किया, अगर मिनिमम टैक्स इज ग्रेटर देन एक्चुअल टैक्स, मतलब मैं समराइज कर रहा हूँ। नहीं समझ रहा है तू, उसको देख रहे पहले। टैक्स डिडक्टेबल शैल बी मिनिमम टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन रेफर टू इन सेक्शन बी। मिनिमम होगा तो इसमें वो मिनिमम नहीं होगा, उन पे मिनिमम नहीं होगा, ये एप्लीकेबल नहीं है ना। शैल नॉट एप्लीकेबल। हाँ, तो ये मिनिमम नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं करती ना ये चीज़। मिनिमम नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब है कि जो मेरा 2% टर्नओवर के बाद जितनी एक्सेस डिडक्शन है वो सारी एडजस्टेबल हो जाएगी। 2% के 2% 2% हो जाती है ना 94 में के 2%। दोबारा फिर पढ़ो उसको। ये पॉइंट पहले की डिस्कस नहीं हुआ इस कहाँ? सेंस में, इस एंगल से नहीं। नहीं हुआ है, क्यों नहीं? तो आपने मेरे साथ 10 दफा की है। सर इस एंगल से नहीं ना। वो उधर क्या डिस्कशन थी? यही डिस्कशन थी और क्या थी एलटीओ में? सर वो 2% आपका डिस्कशन काफी दफा हुआ है, हाँ। टाइम थोड़ा रह गया। मैंने पहले- हमारे 2-3 सवाल जी जी जी, इसको बाद में। इसको आप फिर डिस्कस कर लीजिएगा। वैसे एक डिस्कशन ये है कि अगर इम्बुकिटी हो, बोलिएगा। जहाँ एग्जम्पशन दी गई हो, तो एग्जम्पशन में कंडीशन फुलफिल करना ड्यूटी जो एग्जम्पशन क्लेम करता है उसकी है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे है, डाउट है तो इन फेवर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द स्टेट है। अगर ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, इम्बुकिटी है, अब्सर्डिटी है, तो ये स्टेट को फायदा जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? इसलिए इम्बुकिटी नजर आ रही है। बाद ही खत्म। सर सवाल ये आगे क्वेश्चन अब उसको पढ़ता रहे, समझ रहा है। दो ओपिनियन भी निकलेंगी तो फेवरेबल टू द स्टेट होगी। एक कहेगा इस तरह निकलती, जैसे मैंने पहले बताया था कि सोर्सेज यहाँ भी है और वहाँ भी, वो भी टोटल भी है, तो जो फेवरेबल टू द स्टेट होगा वो चलेगा। या फिर कोर्ट डिटरमिन करेगा। कोर्ट नहीं डिटर्मिन करेगा, कोर्ट भी यही ऐसे डिटर्मिन करेगा, सर वही ना जो कर वो इसी रूल पे करेगा ना कि एग्जम्पशन जो है ना, एग्जम्पशन का ये बेसिक रूल की रीजन क्या है कि जिसको एग्जम्पशन दी जाती है इस वजह से इसका फेवरेबल टू द स्टेट इसलिए है कि बर्डन दूसरों पे पड़ जाता है, ताकि दूसरों पे ना पड़े। आपका बर्डन दूसरे क्यों ले? तो इसलिए ये बर्डन आप ही ले, प्योरली किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो फिर है ठीक है। इसलिए इसको सामने रखते हुए इंटरप्रेट करता रही, 10 दफा पढ़ ली, समझ फिर नहीं आनी।